नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले 2019 के एग्जाम के लिए रिवीजन स्टार्ट किया था। उस रिवीजन की सीरीज के अंदर आज ये हमारी सेकंड क्लास है। मैंने जो फर्स्ट क्लास करी थी उसके अंदर सी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू द बेसिक इंट्रोडक्शन। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 1.14 के ऊपर हैं और पेज नंबर 1.14 के ऊपर ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस गिवन है, हम इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में ये बताया है कि सेक्शन नंबर 2 के अंदर डेफिनेशंस गिवन है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के अंदर मैं अपनी तरह से कुछ ऐड ऑन कर देना चाहूंगा। मैं ऐड ऑन ये करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में गिवन है और कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो सेक्शन 2 के अलावा किसी और सेक्शन में भी गिवन है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वर्ड रिलेटिव, तो रिलेटिव सेक्शन 2 में भी गिवन है और इसके साथ साथ में वो रिलेटिव वर्ड सेक्शन 56 में भी गिवन है। मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन ना होके किसी और सेक्शन में गिवन हो तो वो डेफिनेशन सिर्फ उसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इस्तेमाल की जाती है जिस चैप्टर में वो सेक्शन आ रहा है। जैसे कि रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 56 में है, तो सेक्शन 56 आएगा इन द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो रिलेटिव की डेफिनेशन जो सेक्शन 56 में है दैट विल बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ द चैप्टर इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। और जो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में गिवन होती है वो पूरे एक्ट के लिए अप्लाई होती है। ये बात हम लोगों को नई चीज सीख लेनी चाहिए जो कि मटेरियल के अंदर सी इंस्टीट्यूट ने डिस्कस नहीं किया है। एक और चीज, डेफिनेशंस हमेशा 3 प्रकार की होती हैं। एक डेफिनेशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन, जो कि स्टार्ट होती है वर्ड इंक्लूड्स से। दूसरी डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, जो हमेशा स्टार्ट होती है वर्ड मींस से। और तीसरी डेफिनेशन होती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर, हाइब्रिड डेफिनेशन, और ये स्टार्ट होता है वर्ड मींस से। और साथ साथ में ध्यान देगा इसके अंदर इंक्लूड्स वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। सो 3 प्रकार के डेफिनेशंस हैं। ये एडिशनल चीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी जो कि हमारे सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर गिवन नहीं है। हमारे सी इंस्टीट्यूट ने साथ में ये बताया कि अगर कोई डेफिनेशन ऐसी है जो सेक्शन नंबर 2 में गिवन ना हो तो उस डेफिनेशन के लिए हम लोग जनरल क्लॉजेस एक्ट में जो डेफिनेशन गिवन है वो फॉलो करेंगे या फिर जो नॉर्मल इंग्लिश डिक्शनरीज हैं वो फॉलो करेंगे। फेयर इनफ, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद इन्होंने पहला डेफिनेशन स्टार्ट किया विद द वर्ड एसएससी। एसएससी का मतलब क्या है, बहुत सिंपल साधारण वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। एसएससी कोई एक वो पर्सन है, पर्सन का मतलब वो 7 कैटेगरीज के पर्सन, 7 कैटेगरीज यहां पे आ रही है। वो पर्सन है जिसे टैक्स पे करना है या टैक्स के अलावा कोई और सम ऑफ मनी पे करना है। ये सम ऑफ मनी हो सकता है लेट फीस का, ये सम ऑफ मनी हो सकता है लेट फीस का अंडर सेक्शन 234F, और इस प्रकार से कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कोई पेनल्टी हो सकता है, अदर सम ऑफ मनी में ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो एक ऐसा पर्सन जिसने टैक्स पे करना है उसे हम लोग बोलेंगे एसएससी। अगर वो टैक्स पे नहीं कर रहा, उसकी जगह उसने कोई लेट फीस पे करना है, पेनल्टी या इंटरेस्ट पे करना है, वो भी एसएससी कहलाता है। साथ साथ में एग्जाम लॉ मेकर कहता है कि एसएससी वो है जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी जाए। ऐसा कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई प्रोसीडिंग्स, कोई कार्रवाई शुरू कर दे, किस काम की, किस चीज की कार्रवाई इस चीज की कि उसकी इनकम कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए, उसका फ्रिंज बेनिफिट्स क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए। याद रखिएगा फ्रिंज बेनिफिट्स का कंसेप्ट आज से 8 साल पहले खत्म हो चुका है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स के बारे में, तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 8 साल पहले खत्म हो चुका है, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इनकम जो कि किसी और व्यक्ति की इनकम है जिसके लिए वो टैक्सेबल होता है, एसेसेबल होता है। जैसे कि क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोगों ने सीखा
किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम मेरे इनकम में जोड़ दी जाती है, क्लब कर दी जाती है मेरे टैक्सेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। या फिर अगर मैंने कोई लॉस सस्टेन किया है तो मेरे लॉस की कैलकुलेशंस के बारे में बात हो रही है। या फिर अगर मेरे को सरकार की तरफ से कोई इनकम टैक्स रिफंड आने वाला है तो उस रिफंड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अगर शुरू कर दी जाए सरकार की तरफ से तो मैं बन जाता हूं एसएससी। ध्यान दीजिएगा, कार्रवाई शुरू करने का यहां पे मतलब है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिसके बारे में इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कोई सेक्शन गिवन हो। तो अगर सेक्शन है और उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली सरकार कोई कदम उठा के काम कर रही है तो उसे कहा जाएगा कि वो सरकार ने प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी है। अगर प्रोसीडिंग्स किसी के खिलाफ स्टार्ट हो जाए तो वो व्यक्ति बन जाता है एक एसएससी। साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, डीम्ड एसएससी को भी एसएससी माना गया है। डीम्ड एसएससी के एग्जांपल्स बड़े सिंपल से हैं, मैंने अपनी क्लास के अंदर दिया था। अगर रिकॉल करें आप लोग, मैंने एग्जांपल ऐसा दिया था कि एक व्यक्ति है जिसका बिजनेस चल रहा है दिल्ली में, लेकिन वो व्यक्ति खुद रहता है यूएसए के अंदर। अपने बिजनेस का कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इंडिया के अंदर उसने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया। मैनेजर सारी सेल्स संभालता है, परचेसेस संभालता है, सारे इंप्लॉयज को सैलरी बांटता है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल पे करता है। तो सरकार ने कहा ये वो जो मैनेजर है जो उस यूएसए वाले व्यक्ति के बिहाफ पे काम कर रहा है, हम टैक्स भी उससे चार्ज कर लेंगे और वो बन जाएगा डीम्ड एसएससी। याद रखिएगा, ये मैनेजर टैक्स अपने नाम पे नहीं पे करेगा, ये मेन बिजनेस ओनर के नाम पे पे करेगा, इस वजह से वो डीम्ड एसएससी बन जाता है। इसके बाद यहां पे दिया हुआ है अ पर्सन हु इज एन एसएससी इन डिफॉल्ट। पर्सन हु इज एन एसएससी इन डिफॉल्ट के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको टीडीएस करना है लेकिन वो टीडीएस नहीं करता, या टीडीएस करने के बाद वो टीडीएस का पैसा सरकार के पास जमा नहीं करवाता, तो इसका मतलब उसने कुछ गलती कर दी है। तो जिसने जो गलती कर दी उसकी वजह से इसके ऊपर वो बन जाता है एसएससी इन डिफॉल्ट। तो एसएससी की डेफिनेशन यहां पे है। उसके बाद इन्होंने डिस्कस किया हुआ है डेफिनेशन असेसमेंट का। असेसमेंट का सीधा साधा सा मतलब यह है जहां पे आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपकी इनकम कैलकुलेशन के लिए आपकी इनकम कैलकुलेशन करने के लिए अगर वो कोई काम करता है तो वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट। यही चीज इन्होंने यहां पे लिखी है। दिस इज अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है, काम करने का तरीका है, बाय विच income of the SSC is determined by the assessing officer, that is your income tax officer। इसके बाद इन्होंने यहां पे पर्सन की डेफिनेशन दी है और एक यहां पे फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करी है, एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करी है, समथिंग विच इज लुकिंग गुड बट दो इट कुड हैव बीन बेटर। याद रखिएगा, हमारे पास पर्सन्स की कैटेगरी में 7 अलग अलग पर्सन्स होते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, 7 पर्सन्स हैं। तो ये जो 7 पर्सन्स हैं, इन 7 पर्सन्स का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहां पे नीचे दिया हुआ है। पहला पॉइंट है यहां पे इंडिविजुअल। याद रखिएगा, इंडिविजुअल की कैटेगरी में वो आएगा जो कि एक नेचुरल पर्सन है। मैं नेचुरल हूं, आप नेचुरल हैं, हम लोग सब एक नेचुरल पर्सन है, हम लोग सब इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जरा इमेजिन कीजिएगा, एक चर्च के अंदर जीसस क्राइस्ट का स्टैचू लगा हुआ है, एक मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, गुरुद्वारे के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें, अगर हम लोग गीता की बात करें, भगवत गीता की बात करें, अगर हम लोग कुरान शरीफ की बात करें, तो ये सब नेचुरल पर्सन्स नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं और इंडिविजुअल की कैटेगरी में आप शामिल नहीं करेंगे। साथ साथ में इंडिविजुअल में आएगा मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर, नॉर्मल पर्सन मेरे जैसा, आप जैसा, या फिर कोई ल्यूनेटिक, इन सबको इंडिविजुअल की कैटेगरी में शामिल करेंगे। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहा है, मैं अपनी बात करता हूं, मैं ज्ञान गुरुकुल ब्रांड का ओनर हूं, एज ए सोल प्रोप्राइटर आई एम रनिंग दिस ब्रांड। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है तो सोल प्रोप्राइटर की इनकम के ऊपर भी टैक्स इंडिविजुअल की कैटेगरी में ही कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद इन्होंने यहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में डिस्कशन किया है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर जो मेंबर बनते हैं वो बाय बर्थ बनते हैं
और बाय बर्थ के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है एचयूएफ का मेंबर बनने के लिए। साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, जो फैमिली का बंटवारा, जो फैमिली का पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं को पार्टनर। ये को पार्टनर फैमिली का ही कोई व्यक्ति होगा, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कहने का मतलब बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है। याद रखिएगा 2005 के अंदर, 6 सितंबर 2005 के अंदर हमारे कानून में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर बदलाव आया था और हिंदू सक्सेशन एक्ट में इस बदलाव के बाद यह कहा गया कि फैमिली की वेल्थ, फैमिली के एसेट्स के ऊपर बेटे और बेटी का बराबर का हिस्सा होता है, बराबर का हकदार होते हैं। इस वजह से बेटा और बेटी दोनों पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं और दोनों को पार्टनर्स कहा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, बेटे की बीवी, दैट इज घर की बहू, पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से अगर हम लोग वाइफ्स की बात करें, वो भी पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकती हैं। पार्टीशन कैन बी डिमांडेड बाय सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द फैमिली। ये सारी बातें इन्होंने यहां पे लिखी हुई है, सितंबर 2005 की बात ये बार बार कर रहे हैं और हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। हाँ, एक और चीज इसके अंदर इन्होंने बड़ी अच्छी लिखी है जिसके अंदर मैं कुछ एड ऑन करना चाहूंगा। सीएनसी रूट कहता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन बी क्रिएटेड अंडर हिंदू, सिख, जैन रिलीजन्स। हिंदू तो है ये, सिख और जैन रिलीजन्स के बारे में जिक्र किया, मैं अपनी तरफ से एड ऑन कर देता हूं। बुद्ध धर्म जो है, उस बुद्ध धर्म के अंदर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज कैन बी क्रिएटेड अंडर 4 रिलीजन्स। 4 धर्मों में बन सकती है। कौन से 4 धर्म? हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध। याद रखिएगा, मुस्लिम्स में कभी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंसेप्ट नहीं हो सकता है। साथ साथ में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी? ये एचयूएफ फैमिलीज होती हैं, दिया भागा जो कि असम में चलती है, बंगाल में चलती है, और दूसरा मितकर्षा जो कि असम और बंगाल के अलावा बाकी पूरे हिंदुस्तान में चलती है। दोनों में बड़ा बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। जो दिया भागा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, उसके अंदर पार्टीशन डिमांड नहीं किया जा सकता जब तक कर्ता जिंदा है। कर्ता के मरने के बाद पार्टीशन हो सकता है, लेकिन कर्ता के जिंदा रहने तक पार्टीशन नहीं हो सकता। और ऐसी फैमिलीज, ऐसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज को कहा जाता है दिया भागा, जो कि एग्जिस्ट करती है बंगाल और बंगाल के साथ साथ में एग्जिस्ट करती है असम के अंदर। लेकिन इसके अलावा बाकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मितकर्षा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं। यहां पे कर्ता के जीवित होते हुए भी पार्टीशन डिमांड किया जा सकता है बाय द सन्स एंड द डॉटर्स इन द फैमिली। और यही सारी चीजें इन्होंने यहां पे लिख के दी हुई है जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। कंपनी वो एक एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 के हिसाब से बनी है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर के कंपनीज के कानून के हिसाब से, तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। 1% कंपनी को भी कंपनी माना जाएगा। साथ साथ में इन्होंने क्लासेस ऑफ कंपनीज दिया है, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। याद रखिएगा, कंपनी सबसे पहले सीखिएगा इंडियन कंपनी क्या होती है। इंडियन कंपनी वो कंपनी है जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन है कि उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 56 या 2013। और दूसरा, उसका प्रिंसिपल या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हेड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। हेड ऑफिस की बात नहीं होती, रजिस्टर्ड ऑफिस की बात होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस में क्या अंतर है? मेरे नाम के नीचे आपको ये टेलीफोन नंबर दिखाई दे रहा है, कभी कॉल करना हो तो कॉल करके पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा हेड ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या अंतर होता है। साथ साथ में मेरे बेटा ध्यान देना, इंडियन कंपनी के अंदर बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है, लेकिन काम की बात जो है वो बता देता हूं। काम की बात है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉर्पोरेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, विच आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी कहा जाता है एज अ कंपनी। जैसे हमारा सी इंस्टीट्यूट, हमारे सी इंस्टीट्यूट की आमदनी, इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है एज अ कंपनी। दे आर ट्रीटेड एज अ कंपनी फॉर द इनकम टैक्स पर्पसेस। इसी प्रकार से जो दिल्ली की बात करता हूं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बस का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी
कंपनी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इट इज अ कॉर्पोरेशन विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द एक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे इन्होंने कुछ और बातें लिखी हुई हैं जो कि आई डोंट थिंक कि कोई खास इंपॉर्टेंस रखती है, तो आप इनको कट ऑफ या स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं। साथ साथ में ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है वो डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है। रादर मैं ऐसे बोल दूं कि हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होती है। एवरी इंडियन कंपनी इज अ डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है, वो कंपनी भी इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है। इंडियन नहीं, डोमेस्टिक कंपनी बन सकती है। डोमेस्टिक कंपनी कैसे बन सकती है? 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ये तीनों कंडीशंस रूल नंबर 27 में गिवन है। 3 कंडीशंस कौन कौन सी? पहली कंडीशन, डिविडेंड की डिक्लेरेशन इंडिया में हो, दैट मीन्स उसका जनरल मीटिंग इंडिया में हो। दूसरा, डिविडेंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में हो टू ऑल शेयर होल्डर्स। और तीसरा, वो डिविडेंड का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस इनकम में से जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होने वाली है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कंपनी को बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। दोबारा से सुनिएगा, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन फिर ये 3 कंडीशंस किसके लिए है? ये 3 कंडीशन उनके लिए है जो इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड है। और मेरे बच्चे याद रखना, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक फॉरेन कंपनी है। अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी इज कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात हो रही है। आपको सब कुछ आता है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको सब कुछ आता है। याद रखिएगा, पार्टनरशिप फर्म के अंदर LLP को भी शामिल किया जाएगा। फर्म के अंदर दोनों आ जाएंगे, फर्म के अंदर नॉर्मल फर्म भी आ जाएगी और साथ साथ में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को भी पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। इसके बाद आ रहा है एसोसिएशन ऑफ पर्संस या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको दे रहा हूं इसको सीखने का। एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। कॉमन फीचर्स क्या है पहले वो सुनिएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों का कॉमन फीचर यह है कि ये दोनों पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है। पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है इसका मतलब यह हुआ कि इन सभी मेंबर्स के बीच में आपस में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होता है। नाउ प्लीज फॉर गॉड से यह मत पूछेगा व्हाट इज प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप हम लोगों ने 11वीं में 12वीं में फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। दूसरी खास बात इसके अंदर, एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों के लिए टैक्स रेट्स वही यूज होते हैं जो किसी इंडिविजुअल के लिए यूज किए जाते हैं। ये दोनों के कॉमन पॉइंट्स है। अब दोनों में फर्क क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस के अंदर कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करेंगे, इनकम प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी करेंगे, इनकम की शेयरिंग करेंगे, लेकिन स्टिल उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। दैट मींस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप नहीं होगा। Where there is an absence of principal and agent relationship, still people are working together to earn an income, yeah, to do an income producing activity. That organization is called as an association of person. Then what is BOI? Body of individual भी लगभग ऐसा ही होता है, लेकिन body of individual में सिर्फ individuals होते हैं। एक बहुत बड़ा अंतर, एक बहुत बड़ा अंतर, ध्यान से सुनेगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम लोग बना सकते हैं अपनी मर्जी से, वॉलंटरली हम लोग उसे क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नेवर एवर बी क्रिएटेड ऑन द वॉलंटरी बेसिस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इसके बारे में और डिस्कशंस मैंने अपनी किताब के अंदर भी दिया हुआ है, अपनी क्लासेस के अंदर भी दिया हुआ है। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के सपोर्ट करते हुए अपनी बात को समझाया है अपनी क्लासेस के अंदर। लोकल अथॉरिटी क्या है? तो लोकल अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल अथॉरिटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का मेंटेनेंस करने का। द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड एज अ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी के बारे में एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, जैसे दिल्ली के अंदर आता है MCD। देन वी हैव आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मेरे बेटा ध्यान देना, ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो ऊपर की 6 कैटेगरीज में कवर नहीं हुई है। कौन सी 6 कैटेगरीज? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, AOP, BOI और लोकल अथॉरिटी।
जो इन 6 में कवर नहीं हुआ वो जाएगा आखिरी कैटेगरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस में। फॉर एग्जांपल अ पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल अ ट्रस्ट। ट्रस्ट से याद आता है, आपको अच्छे से पता है सलमान खान। सलमान खान की ट्रस्ट है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन इज वन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। युवराज सिंह, युवराज सिंह की ट्रस्ट का नाम है यू वी कैन, अगेन एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और इस प्रकार से जितने ट्रेड यूनियंस हैं, ये सब ट्रेड यूनियंस भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे विद अ नेम कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस। उसके बाद इन्होंने इनकम की डेफिनेशन दी है। ध्यान देना, यहां पे इन्होंने लिखा कि इनकम की डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। मेरे को ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने ये बात लिखी, बट थोड़ा सा ये बेटर और हो जाता अगर सी इंस्टीट्यूट एक्सप्लेन कर देता कि इंक्लूसिव डेफिनेशन क्या होती है, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मैंने अपनी क्लासेस के अंदर हमेशा पहली क्लास के अंदर ये समझाया कि व्हाट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, व्हाट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। इन्होंने इनकम की डेफिनेशन दी सेक्शन 2 क्लॉज 24 के अंदर। मैंने कहा क्लॉज, यस क्लॉज क्यों कहा? क्लॉज इस वजह से कहा क्योंकि जब कभी भी सेक्शन के अंदर आगे बहुत सारे सेक्शंस हो और वो सारे सेक्शन एक दूसरे के साथ रिलेटेड ना हो, तब हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लॉज। और अगर सेक्शन के अंदर बहुत सारे सेक्शन हो और वो सारे सेक्शन एक दूसरे से रिलेटेड हो तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं एज सब सेक्शन। यहां पे क्लॉज के बारे में बात हो रही है। इनकम में क्या क्या आएगा? बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन इनकम की गिवन है, जो कि आई डू नॉट थिंक कि हमें बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन हां जो इस बार के लेटेस्ट अमेंडमेंट्स है वो जरूर कीजिएगा। इनकम के डेफिनेशन में क्या आएगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन। डिविडेंड्स इसके अंदर आएगा। अगर आप किसी रिलीजियस ट्रस्ट में जाके कुछ पैसा दान में दे रहे हैं वॉलंटरली, तो वो भी उस ट्रस्ट की इनकम बन जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कोई परक्विजिट्स रिसीव करता है, प्रॉफिट इन द लिeu ऑफ सैलरी रिसीव करता है, वो भी इनकम है। और इस प्रकार से अलाउंसेस को भी इनकम माना गया। और इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी डेफिनेशन लंबी चौड़ी इन्होंने दी हुई है, लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि और कौन से इसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट्स ये हैं, अगर किसी प्रकार से कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने कैपिटल एसेट को अगर वो इन्वेंट्री के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अगर वो अपने कैपिटल एसेट को इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर देता है, तो फिर उस इन्वेंट्री की मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इज टू बी रिगार्डेड एज एन इनकम अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 24। इस बार का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है, जरूर करके जाएगा। साथ साथ में ध्यान देना, अगर आपको किसी प्रकार का कोई गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट भी आपके लिए आपकी इनकम बन जाता है। साथ साथ में इस बार इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया है कि भाई किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन अगर आपको मिल रहा है अपने काम धंधे से रिलेटेड, तो वो जो काम धंधे से रिलेटेड आपको कंपनसेशंस मिल रहे हैं काम करने के लिए, काम ना करने के लिए, तो वो कंपनसेशंस भी आपकी इनकम मान लिए जाएंगे। इसके बाद इन्होंने यहां पर डिस्कस किया है कि साहब इनकम को और डिटेल में हम लोग कैसे सीखें। इन्होंने कुछ हेडिंग्स दिए हैं, जैसे रेगुलर इनकम या कैजुअल रिसिप्ट, कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। याद रखिएगा, हमेशा रेगुलर इनकम्स आर टैक्सेबल लाइक सैलरी, रेंट एंड सो ऑन, इंटरेस्ट। लेकिन कानून के अंदर कैजुअल इनकम्स को भी टैक्सेबल किया गया है। कैजुअल इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो विंडफॉल गेन्स के नेचर की होती हैं। मेरे बेटा, विंडफॉल गेन्स को हिंदी में कहा जाता है, अक्सर आपने भी सुना होगा, हिंदी में कहावत है, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं विंडफॉल गेन्स और टेक्निकली इसको बोलते हैं कैजुअल इनकम्स। लॉटरी, गैम्बलिंग्स, बेटिंग्स, केबीसी में जाके कोई 1 करोड़ रुपए जीत गया, ये सब कैजुअल इनकम्स हैं। ये कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल हैं। ये नॉन रेगुलर नेचर की इनकम्स हैं, कभी कभार कमाते हैं जिंदगी के अंदर, ये इनकम को भी टैक्सेबल किया गया है। दूसरा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, इनको भी टैक्सेबल किया गया। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब जहां पे आपके पास एक पर्टिकुलर सोर्स से बार बार इनकम आती रहे, उसे कहते हैं रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम, जब आपका वो सोर्स खत्म हो जाए और सोर्स खत्म होने की वजह से अगर आपको पैसा मिले, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कैपिटल इनकम। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति है जो कि बिजनेस कर रहा है, उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस लिया है।
अचानक से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उस व्यक्ति की डेथ के बाद उसके घर वालों को इंश्योरेंस कंपनी से मिलता है पैसा, दैट इज व्हाट वी कॉल एज ए कैपिटल रिसिप्ट, और ये कैपिटल रिसिप्ट टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10D। याद रखिएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल until and unless they have been made specifically taxable just like capital gains। इसके बाद क्या रहा है, ग्रॉस इनकम टैक्सेबल है या नेट इनकम टैक्सेबल है? कॉमन सेंस है भाई, हमेशा नेट इनकम टैक्सेबल होती है, कभी भी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल नहीं होती। और साथ साथ में मेरे बेटा याद रखिएगा, इनकम टैक्स एक्ट में तो हम लोग हमेशा नेट इनकम ही कैलकुलेट करते हैं। सैलरी की बात कर लो, सैलरी में से सेक्शन 16 के डिडक्शंस को लेस करके टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं। लेस करने का मतलब है खर्चे लेस हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ रहा है, नेट सैलरी आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर म्युनिसिपल टैक्सेस जो आपका खर्चा है वो लेस किया जाता है। 24A के अंदर आपके एक्सपेंसेस लेस किए जाते हैं। 24B के अंदर आपके इंटरेस्ट को लेस किया जाता है। अगेन वो आपके खर्चे लेस करके नेट इनकम कैलकुलेट की जाती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो निकालते ही नेट प्रॉफिट है, तो ये सारी की सारी चीजें लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर टैक्स चार्ज करते हैं। ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगा या रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होगा? याद रखिएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं और इनकम ऑफ अदर सोर्सेज की बात करते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में सेक्शन 145 दिया हुआ है, जो कि देता है ऑप्शन किसी भी एसएससी को, या तो वो एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर ले ड्यू बेसिस पे, या वो कैश सिस्टम फॉलो कर ले, लेकिन इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। सैलरी का सेक्शन नंबर 15 कहता है कि सैलरी को टैक्सेबल करेंगे ऑन रिसीव्ड और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। इसी प्रकार से सेक्शन 24 की अगर हम लोग बात करें, हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, तो वो भी एक्रूअल बेसिस पर टैक्सेबल होता है। नाउ कौन सी इनकम ड्यू बेसिस पे है, कौन सी इनकम कैश बेसिस पे है, वो अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से डिसाइड होगा। इसके बाद इन्होंने रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में दिया हुआ है। मैंने अभी आपको बताया, ऐसी कोई भी इनकम जहां पे रेगुलरली हम लोग इनकम कमा रहे हैं एक पर्टिकुलर सोर्स से, दैट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू इनकम। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? जहां पे सोर्स खत्म हो जाए और उस सोर्स के खत्म होने पे पैसा मिले, दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल इनकम या कैपिटल रिसिप्ट्स। मकान आपके पास है, मकान आपने बेच दिया, तभी सोर्स खत्म हो गया, मकान को बेच के जो सेल प्राइस आएगा कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट्स आर नेवर टैक्सेबल until and unless they are made specially taxable under the law, just like capital gains। इसके बाद इन्होंने और ऐसी बहुत सारी कहानियां लिखी हुई हैं which I don't think are very much relevant, तो आप इसको आराम से स्किप करके यहां से आगे जा सकते हैं और जा सकते हैं इंडिया की डेफिनेशन पे। मेरे बेटा, इंडिया की डेफिनेशन एक काफी आसान सी डेफिनेशन है, और इंडिया की ये जो डेफिनेशन है इसको समझने के लिए एक आपको मैं फ्लो चार्ट यहां पे बना के दिखा देता हूं, एक तरह से डायग्राम जिसे कहते हैं वो बना के दिखाता हूं। लेट अस से दिस इज एन इंडियन पेनिसुला, तो ये मेन लैंड ऑफ इंडिया इज इंडिया। साथ साथ में वेस्टर्न साइड पे वी हैव आइलैंड्स कॉल्ड लक्षद्वीप आइलैंड्स, ईस्टर्न साइड में वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इवन दीज आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ इंडिया। साथ साथ में इंडिया के आसपास का जो समुंदर है वो समुंदर भी इंडिया की टेरिटरी माना गया है। द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर कहां तक? 12 नॉटिकल माइल तक। साथ साथ में ध्यान देना, टेरिटोरियल वाटर के नीचे जो जमीन है वो जमीन भी हिंदुस्तान की जमीन मानी गई है, और इसी प्रकार से इस टेरिटोरियल वाटर के ऊपर और इस जमीन के ऊपर जो अंतरिक्ष है वो अंतरिक्ष भी हिंदुस्तान की टेरिटरी माना गया है। तो ये सारी चीजें अगेन हमारे क्लास के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस हुई, और यहां पे भी मैंने आपको उसके बारे में डिस्कस करके बता दिया। इन्होंने भी यहां पे यही चीज लिखी हुई है, द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1 कहता है कि 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया प्लस यूनियन टेरिटरीज ऑल आर पार्ट ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 1। उसके बाद टेरिटोरियल वाटर मैंने आपको बताया 12 नॉटिकल माइल तक। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जमीन का वो हिस्सा है, हमारे हिंदुस्तान के जमीन का वो हिस्सा है जो समुद्र में डूब चुका है, क्योंकि समुद्र में पानी का लेवल राइज कर गया। दैट इज व्हाट यू कॉल कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इवन दैट इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैरीटाइम जोन और एयर स्पेस, ये सब कुछ हिंदुस्तान की टेरिटरी माना गया है।
इसके बाद बहुत जरूरी ये हमारे पास कंसेप्ट है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एंड एवरेज रेट ऑफ टैक्स। मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स और एवरेज रेट ऑफ टैक्स के लिए हमारे पास सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को कर लेना और इस टॉपिक को मार्क कर देना एज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर 2019 के अंदर इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मार्जिनल रेट और एवरेज रेट ऑफ टैक्स की है। क्या मतलब है इन दोनों का? ध्यान से देखिएगा मेरे बेटा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल है जिसकी इनकम है 7 लाख रुपए। अगर 7 लाख की इसकी इनकम है तो इसका टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। 0 से लेकर 2.5 लाख तक टैक्स आएगा 0। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में 5% के हिसाब से 12,500 का टैक्स होगा। 5 लाख से लेकर 7 लाख दैट इज 2 लाख के ऊपर 20% का टैक्स होगा। 2 लाख का 20% आएगा 40,000 पे। तो मैं जरा फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। यस, 40,000 पे टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 52,500 रुपए। 12,500 जोड़ने के बाद इसके अंदर 4% का हम लोग जोड़ते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% निकाला जो आ गया 2100 रुपए। 2100 रुपए को ऐड कर देंगे 52,500 में तो ये आ जाएगा हमारे पास 54,600 रुपए का टैक्स। मेरे बेटा याद रखिएगा, ये 54,600 रुपए का टैक्स है ऑन द इनकम ऑफ 7 लाख रुपए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे को बताइए कि टैक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 7 लाख रुपए, तो क्या आप कैलकुलेट कर लोगे? आंसर इज यस, कैलकुलेट कर लेंगे जी। 54,600 का टैक्स on the income of 7 lakh rupees, that means we are paying the tax in the percentage of 7.8% of income. That means our tax is 7.8% of our income. मेरे बेटा याद रखिएगा, ये जो 7.8% आपने कैलकुलेट किया इसे हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स। दिस इज व्हाट वी कॉल एवरेज रेट ऑफ टैक्स। नाउ स्टडी मटेरियल में थ्योरी गिवन है, समझ ही नहीं आता क्या लिखना चाहते हैं। इसके बाद वहां पे एक और चीज गिवन है, दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। याद रखिएगा, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स का मतलब है कि जहां पे कोई एक इंडिविजुअल, दोबारा से बोल रहा हूं मैं, जहां पे कोई एक इंडिविजुअल हाईएस्ट टैक्स रेट क्या फेस कर सकता है इंडिया में, उस रेट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। What the highest tax rate a person can face? He can face the highest tax rate of 30%. Yes. Plus उसको सरचार्ज भी तो लग सकता है 15% का। 15% का सरचार्ज भी लग सकता है। 15% किसका भाई? 15% इस 30% का निकालते हैं हम लोग हमेशा। तो 30% का 15% आ गया 4.5%। ये टोटल हो गया 34.5%। और फिर हम लोग निकालते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% का। 34.5 का 4% कम्स टू 1.38%। और अगर इसको हम लोग 34.5 में जोड़ दें तो दिस विल गिव मी 35.88%। मेरे बेटा याद रखिएगा, एनी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, चाहे वो मैं हूं चाहे आप है, मेरे माता पिता, आपके माता पिता, हाईएस्ट टैक्स रेट दैट वी कैन फेस इन इंडिया is 35.88%, and this highest tax rate is called as maximum marginal rate of tax. This is called as maximum marginal rate of tax. इसको हम लोग TDS के चैप्टर में भी यूज करते हैं। Even this is used in the chapter of TDS. ये सारी की सारी चीजें यहां पे आपके इस इंस्टीट्यूट के मटेरियल में गिवन है, थ्योरी में गिवन है। थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो समझ आ जाए, अच्छी बात। नहीं समझ आता तो प्रैक्टिकल करवाया, आप वो देख लीजिएगा। इसके इमीडिएटली बाद आपको दिया हुआ है टॉपिक कि व्हाट इज द असेसमेंट ईयर, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर। बहुत आसान तरीके से समझा देता हूं। आप एक साल अपनी इनकम कमाते हैं, जिस साल आप अपनी इनकम कमाते हैं उस साल को हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर। वो इनकम आप सरकार को डिस्क्लोज करते हैं अगले साल। जिस साल आप अपनी इनकम को सरकार के पास डिस्क्लोज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर।
साथ साथ में ध्यान रखिएगा, सरकार ने जब आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन करनी है, असेसमेंट करनी है, तो सरकार असेसमेंट ईयर में आपकी असेसमेंट करती है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करती है। ये सारी बातें इन्होंने यहां पे दी हैं। असेसमेंट ईयर से रिलेटेड इन्होंने सेक्शन भी दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 9। असेसमेंट ईयर हमेशा वो साल है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। 12 महीने का टाइम पीरियड जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसे असेसमेंट कहा जाता है। यह बात इन्होंने यहां पे बड़े अच्छे तरीके से लिख के दी हुई है। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 34 एंड सेक्शन 3 में गिवन है। प्रीवियस ईयर के 2 सेक्शंस हैं, यहां पे इन्होंने सिर्फ एक ही सेक्शन मेंशन किया, दोनों कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर वो ईयर है जो असेसमेंट ईयर से पहले वाला साल होता है। असेसमेंट ईयर से प्रीसीडिंग जो ईयर है, जिस ईयर में इनकम कमाते हैं, उसे बोलते हैं प्रीवियस ईयर। मेरे बेटा, इसका एक्सेप्शन केस क्या है? इसका एक्सेप्शन केस है कि अगर आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, अगर आपने कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट किया, अगर आपने कोई नया सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट किया, तो आपका प्रीवियस ईयर उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख पे आपने वो नया बिजनेस अपना स्टार्ट किया, नया प्रोफेशन आपने स्टार्ट किया, नया सोर्स ऑफ इनकम आपका स्टार्ट हुआ। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोविजो टू सेक्शन 3। प्रोविजो का मतलब होता है एक्सेप्शन केस। उससे रिलेटेड इन्होंने यहां पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो कि बहुत 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 आसान है। इसके बाद यहां पे ब्लैक मनी का कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है। मैं इसको हमेशा ब्लैक मनी का कंसेप्ट कहता हूं। ब्लैक मनी का कंसेप्ट है और ब्लैक मनी का कंसेप्ट इन्होंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। ये ब्लैक मनी का कंसेप्ट प्रीवियस ईयर के बाद डिस्कस किया, जबकि किसी और जगह पे ये डिस्कस हो जाता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट देन कोई बात नहीं। ये ब्लैक मनी है क्या? स्टार्ट करते हैं सेक्शन 68 से। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अगर आपके खातों के अंदर कोई ऐसा अमाउंट आ रहा है जिसके बारे में आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, या एक्सप्लेनेशन दिया वो एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो फिर वो पैसा जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, जिसका आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। कौन से साल में? उस साल में जिस साल में वो इनकम के बारे में पता चलेगा सरकार को। दूसरा इन्होंने यहां पे दिया हुआ है सेक्शन 69। ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है भाई साहब, ये गलत है। ये क्लॉकवाइज होता तो बेटर हो जाता, चलो कोई बात नहीं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स शो हो रही हैं। आपने कहीं पे जमीन खरीदी है, कहीं बिल्डिंग खरीदी है, कहीं सोना चांदी खरीदा है, कहीं शेयर्स खरीदे हैं, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि बताओ ये खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, आप जवाब नहीं दे पा रहे या सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे पा रहे, तो फिर वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी आपकी इनकम मान लिया जाएगा। साथ साथ ध्यान देना, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अगर आपके पास कोई पैसा है जिस पैसे का आप कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, या आपके पास कोई सोना चांदी बुलियन ज्वेलरी है जिसके बारे में आप कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में वो आपकी इनकम मान लिया जाता है। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स प्रॉपर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग खरीदी 2 करोड़ की, लेकिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने दिखाया सिर्फ 40 लाख रुपए, तो जो डिफरेंस 1 करोड़ 60 लाख का है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा एज अ ब्लैक मनी। अगेन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आपने कोई खर्चा किया, आप 1 महीने के लिए यूरोप टूर पर चले गए, यूरोप के सारे 50 देश हैं, उनमें से आप 20 देश घूम के आ रहे हैं, इतना पैसा खर्च किया। इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा बताओ पैसा खर्च करने के लिए कहां से आया, आपने कोई जवाब नहीं दिया, जवाब दिया लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, उस केस में वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा। और इसी प्रकार से बेटा, अगर आपने कोई हुंडी को यूज करते हुए पैसा बोरो किया है तो वो आपकी इनकम मान लिया जाता है। ये सब प्रोविजंस है ब्लैक मनी को कब करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक मनी से रिलेटेड इन्होंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जो कुछ मैंने अभी बोला पिछले 3-4 मिनट के अंदर, उन सब चीजों का इन्होंने यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप आराम से एक्सप्लेनेशन पढ़िए, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछिए। और याद रखिएगा, ब्लैक मनी से रिलेटेड सेक्शन है सेक्शन 115 BBE। मैं कलर चेंज कर देता हूं, बेटर हो जाएगा। यहां पे सेक्शन 100 BBE जो कि टैक्स रेट्स के बारे में बताता है। ध्यान देना, इन सभी सिचुएशंस में टैक्स रेट लगता है, टैक्स चार्ज होता है 60% के हिसाब से, साथ साथ में सरचार्ज लगता है 25% के हिसाब से।
60% का 25% कैलकुलेट कीजिए, कितना आता है? 60 का 25 कैलकुलेट किया तो आता है 15। तो दैट मींस दोनों को मिला के हो गया 75% का टैक्स। अभी बात कहां खत्म हुई? अभी तो हेल्थ एंड एजुकेशन भी लगेगा 4% का, तो 75 का 4% कैलकुलेट करोगे तो आता है 3। दैट मींस इस ब्लैक मनी के ऊपर इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स बनता है 78% का। सेक्शन 115 BBE के अंदर, ई सी नहीं ई, 115 BBE के अंदर इन्होंने ये बात यहां पे लिखी हुई है। इसके बाद असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट है उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, आप एक साल इनकम कमाते हैं तो अगले साल आपकी वो इनकम टैक्सेबल होती है, लेकिन इस बात के 5 एक्सेप्शन केसेस हैं। इन 5 केसेस में जिस साल आप इनकम कमाओगे आपकी इनकम उसी साल टैक्सेबल होगी, टैक्स रेट भी उसी साल का लगेगा। ये 5 केसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? पहला केस है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। इस केस में ये सेक्शन 172 लगता है यहां पे। इस केस में उस पर्टिकुलर शिप की इनकम का 7.5% इनकम मान लिया जाता है और उस इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता है। कैप्टन ऑफ द शिप को फोर्स किया जाता है कि जाने से पहले टैक्स की पेमेंट का बंदोबस्त करके जाओ या फिर टैक्स की पेमेंट करके जाओ। जब तक टैक्स की पेमेंट नहीं होगी या टैक्स की पेमेंट का बंदोबस्त नहीं होगा, कैप्टन और शिप को इंडिया से बाहर जाना अलाउ नहीं किया जाता है। सेक्शन 172 इज फर्स्ट एक्सेप्शन केस। दूसरा, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जो इंडिया से बाहर जा रहा है, इसका सेक्शन बता देता हूं 174। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इंडिया से बाहर जा रहा है और उसकी इंटेंशंस है कि वो हिंदुस्तान लौट के वापस नहीं आएगा, इमिग्रेशन लेके जा रहा है, पासपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन का ठप्पा लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है, वीजा लगा हुआ है, वो इंडिया में वापस नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि जाने से पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी पे ऑफ करो, एनओसी लो डिपार्टमेंट से, और उसके बाद इंडिया से बाहर जाने की इजाजत दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है 174A, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिस ईयर में डिसॉल्व होगा उस ईयर उसकी इनकम कैलकुलेट करते हुए हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। देन वी हैव सेक्शन 175, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए एसेट्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे? 175 कहता है लास्ट 176, अगर आपने अपना बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो जिस ईयर में आप अपने बिजनेस को शट डाउन कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उस साल की इनकम उसी साल टैक्सेबल होगी, टैक्स रेट भी उसी साल का लगेगा, असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट आपने नहीं लगाना है। ये 5 असेसमेंट ईयर के एक्सेप्शनल केसेस हैं जो कि इन्होंने यहां पे दिए हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है। बट इससे बेटर मैंने अपनी क्लास के अंदर लिखवाया था, और यहां जाके हमारी आज की ये डेफिनेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और मैं आपके साथ अब अगली क्लास में मिलूंगा जब हम लोग चार्ज ऑफ इनकम टैक्स के बारे में या टैक्स रेट्स के बारे में रिवीजन करेंगे। बाय दैट टाइम ये वीडियो अपने दोस्तों यारों के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा, एंड आई विल लव टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।